मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि एक इंसान को दो चीजों से ही डर लगता है, एक है पब्लिक ह्यूमिलिएशन और दूसरा है इस्तेमाल हुआ जाना। वेल सोलो लिविंग इसका बेस्ट एग्जांपल है। एक वक्त था जब सिर्फ एक एब्सोल्यूट किंग था और उसके अलावा सिर्फ रोशनी और अंधेरा था, लेकिन उसने एक ऐसी जंग का आगाज किया जो हर दफा बर्बाद होने के लिए ही लिखी गई थी। मोनार्क्स, रूलर्स और इंसान सिर्फ एक मजे का हिस्सा थे, एक सिस्टम का जो सिर्फ तबाही लाता था। आज हम इस वीडियो में सोलो लिविंग की असल हिस्ट्री को समझेंगे कि किस तरह मोनार्क्स और रूलर्स का आगाज हुआ और उनका असली मकसद क्या था और ब्लू गेट्स का सच क्या था आखिर। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो चेक नहीं की तो चेक आउट कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। सब कुछ एक एब्सोल्यूट बीइंग ने शुरू किया, उसके पास इनफाइनाइट पावर थी। वो सोलो लिविंग यूनिवर्स का असल क्रिएटर था, लेकिन उसने सिर्फ देखना पसंद किया, कंट्रोल नहीं। उसने रोशनी से डिवाइन हेरल्ड्स बनाए, या हम उन्हें रूलर्स भी बुला सकते हैं, जिनका काम था दुनिया की हिफाजत, और अंधेरे से मोनार्क्स पैदा किए जिन्होंने सिर्फ डिस्ट्रक्शन फैलानी थी। यही जंग का असल आगाज था, एक ऐसी जंग जो कभी खत्म होने वाली नहीं थी, और मोनार्क्स और रूलर्स के बीच में ये जंग बस चलती गई और लोग मरते गए। रूलर्स इस कांस्टेंट और अनएंडिंग जंग से थक गए थे, और उनमें से एक द ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट ने एब्सोल्यूट बीइंग से कहा कि आपको ये लोगों की स्क्रीम्स, ये चिल्लाना नहीं सुनाई दे रहा, आप हमें एक्स्ट्रा पावर्स दे दे ताकि हम मोनार्क्स को हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके लिए सिर्फ ये एक खेल था। रूलर्स को रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ एक तमाशे का हिस्सा है, एब्सोल्यूट बीइंग के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं था। अब यहाँ पे वही बात आ गई कि मुझे तुम नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हें देखना है, तुम्हें ज्यादा फ्रीडम नहीं देनी ताकि तुम चले जाओ, बस इतना छोड़ना है कि तुम मेरे सामने घूमो। खैर एब्सोल्यूट बीइंग ने 3 कमांडमेंट्स थे, वर्शिप द गॉड, प्रेज द गॉड, प्रूव योर पिटी, और जो इन्हें नहीं मानता था उसे सजा मिलती थी और उसे मार दिया जाता था। लेकिन रूलर्स ने सोचा जो इसे मान रहा है उसे भी तो सजा मिल रही है, जंग में वो भी तो मारा जा रहा है। और फिर रूलर्स ने फैसला किया अगर एब्सोल्यूट बीइंग सिर्फ देख रहा है तो क्यों ना उसे ही मिटा दिया जाए, क्योंकि जब तक वो रहेगा ये जंग खत्म नहीं होगी। यही से शुरुआत हुई बगावत की। लेकिन हर रूलर इस बात से मुतफिक नहीं था। एक रूलर था जिसे सबसे ज्यादा ताकतवर कहा जाता था, ऐशबॉर्न। ऐशबॉर्न ने मना किया, उसने कहा तुम सब पागल हो, अगर तुम खुद अपने क्रिएटर्स को मार दो तो हम भी उस अंधेरे का हिस्सा बन जाएंगे जो मोनार्क्स को चलाता है। लेकिन कोई नहीं रुका, बाकी रूलर्स ने मिलकर ऐशबॉर्न के साथ लड़ाई की और उसे हरा दिया, उसे गिरा दिया। और फिर ऐशबॉर्न को रियलाइज हुआ कि एब्सोल्यूट बीइंग ने उसके अंदर एक पावर डाली थी, एक पावर छुपाई थी, जिससे वो दोबारा खड़ा हुआ और कहा अराइज। जितने भी सोल्जर्स मर गए थे तो सब उसके शेडो आर्मी में आ गए। इसके बाद ऐशबॉर्न एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने निकल पड़ा, लेकिन जब तक वो ऐशबॉर्न एब्सोल्यूट बीइंग तक पहुंचता उन्होंने एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया था। टाटा, गुड बाय, गया। आप लोग का एक कॉमन क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि आखिर जिसने सब क्रिएट किया वो सोलो लिविंग में मर कैसे गया। वेल एब्सोल्यूट बीइंग कोई वॉरियर नहीं था, वो क्रिएटर था, एक क्रिएटर जो सिर्फ देख सकता था, लड़ नहीं सकता था, सिर्फ एक पल में ही खत्म हो गया। इसकी एग्जाम्पल हम ये मान के चल सकते हैं कि ह्यूमंस कैसे अपनी ही बनाई हुई मशीन के जरिए मारे जाते हैं। वेल एब्सोल्यूट बीइंग की मौत के बाद रूलर्स खुद को नए गॉड्स कहने लगे और उन्होंने एब्सोल्यूट बीइंग के सारे टूल्स पर कब्जा कर लिया, जिससे उन्हें एब्सोल्यूट बीइंग की ताकत मिल गई, जिससे वो मोनार्क्स को हरा सकते थे। और जो मोनार्क सबसे पहले पकड़ा गया वो था मोनार्क ऑफ जेनेसिस, जिसे हम किंग ऑफ जायंट्स भी बुला सकते हैं, जिससे रूलर्स हैज कंपेयर टू मोनार्क्स बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए। इस बीच में अपना ऐशबॉर्न जो था उसने बाकी मोनार्क्स के साथ हाथ मिला लिया और अब उससे कहा जाने लगा शेडो मोनार्क। इसके बाद वार कंटिन्यू होती रहेगी और काफी लंबी चली, और जितनी लंबी लड़ाई होगी मोनार्क्स और पावरफुल बनते जाएंगे, क्योंकि आप लोग खुद सोचो शेडो मोनार्क वार में मरे हुए जितने भी सोल्जर है सबको दोबारा जिंदा कर सकता है और उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर सकता है। अब ऐसा वक्त आ गया कि शेडो मोनार्क सबसे पावरफुल बन गया था। अब रूलर्स तो क्या मोनार्क्स तक भी शेडो मोनार्क से डरने लगे। उन्होंने सोचा भाई अगर ये कभी हमसे गुस्सा हो गया तो हमारी तो खैर नहीं। फिर मोनार्क्स ने भी ऐशबॉर्न के साथ गद्दारी की। 2 मोनार्क्स ने मिलकर उस पर अटैक किया, लेकिन शेडो मोनार्क कोई आम मोनार्क नहीं था जो ऐसे ही
नहीं मारा जाता। एक मोनार्क फैंक मोनार्क जो कि भाग गया और दूसरा डीमन किंग बैरन ऐशबॉर्न के हाथों मारा गया। अब ऐशबॉर्न को समझ आ गया था कि वो इस सिस्टम में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। जैसे ही डीमन किंग बैरन मारा गया, रूलर्स ने देखा कि ऐशबॉर्न अब मोनार्क से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। उन्होंने उसके पास जाकर कहा, हमें माफ कर दो, हम भी समझ चुके हैं कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। अब मुझे भी यही लगा कि वो धोखा देना चाहते हैं रूलर, लेकिन वो सच में माफी मांग रहे थे जो भी उन्होंने कहा और ऐशबॉर्न को अपने साथ मिलाना चाहते थे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो अच्छाई के लिए ही बने थे, उस इंसान की तरह नहीं थे जो धोखा देता है। लेकिन ऐशबॉर्न ने सिर्फ एक जवाब दिया, मेरी माफी कौन सी जंग खत्म कर सकती है। ये बेसिकली मेरे वर्ड्स है। उसने रूलर्स की बात सुनने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे मार दो। और अगर रूलर्स सच में चाहते वो शैडो मोनार्क को मार भी सकते थे, क्योंकि उससे बहुत डैमेज पड़ गया था। रूलर्स वहां से चले गए। इसके बाद शैडो मोनार्क छुप गया ताकि अपने आर्मी को रिबिल्ड कर सके, फैंग से बदला ले सके। इसके बाद अगेन रूलर्स बाकी मोनार्क के दरमियान लड़ाई हुई, जिससे मोनार्क्स को बहुत डैमेज पहुंच गया और वो वीक पड़ गए और वो डायमेंशनल रिफ्ट में चुप गए, जहां पहुंच जाता है अपना शैडो मोनार्क। लेकिन ड्रैगन एम्पीरियर जो सबसे पावरफुल मोनार्क था, शैडो मोनार्क का वेलकम करता है और जानता है अगर हमारी लड़ाई हुई तो नुकसान हमारा ही है। तो उन्होंने शैडो मोनार्क को अपने साथ मिला लिया। कसम से मोनार्क्स बहुत धोखेबाज है, लेकिन वो बुरा हमेशा दूसरों को ही बोलते हैं। यहाँ वही शेर याद आ जाता है कि अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। खैर, इसके बाद उन्हें न्यू वर्ल्ड चाहिए था ताकि अपनी पावर दोबारा बनाए और रूलर्स के खिलाफ वापस लड़ाई कर सके और जीत सके। और उन्होंने अर्थ को चूज किया। और जब मोनार्क्स अर्थ पे आ गए तो सब मारे गए, सारे सिटीज, सारे वर्ल्ड तबाह हो गई, कुछ भी नहीं बचा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सोलो लेवलिंग में प्रिय इंसान कहाँ से आ गए। वेल, जब रूलर्स ने ये देखा कि वो लेट हो गए हैं अर्थ को बचाने में, तो उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए एक टूल का यूज किया जिसमें एब्सोल्यूट बीइंग की पावर्स थी और वो खुद उनके लिए प्रोहिबिटेड था, लेकिन उन्होंने ये यूज किया ताकि वो इस अर्थ को बचा सके और उसका नाम था कप ऑफ री इनकारनेशन। वो ऐसा टूल था जो टाइम को 10 साल पीछे ले जा सकता था, जिसके यूज से वर्ल्ड वापस सही हुई और उन्होंने बहुत कोशिश की बचाने की अर्थ को। लेकिन अर्थ इतना वीक था उस वक्त कि वो ना ही मोनार्क्स के सामने टिक सकता था, ना ही कोई मान आता था कि वो इस लड़ाई को बियर कर सके। इसके बाद बार बार रूलर्स और मोनार्क्स की लड़ाई होती हुई और चाहे जो भी लड़ाई का अंजाम हो, जो भी जीता हो, नुकसान ह्यूमैनिटी का ही था क्योंकि सब मारे जाते। तो रूलर्स ने फैसला किया कि वो अगर सबको नहीं बचा सकते तो एटलीस्ट वो कुछ को बचा सकते हैं ताकि वो वापस से ह्यूमैनिटी कंटिन्यू कर सके। इसलिए उन्होंने कुछ इंसानों को पावर्स दी जिससे हंटर्स पैदा हुए। लेकिन मोनार्क्स कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो उन्होंने भी ब्लू गेट्स अपीयर किए जो कि एक ट्रैप थे बेसिकली। ये ब्लू गेट से वो अपनी आर्मी को वक्त से पहले ही तैयार करना चाहते थे और वो अपने वेसल्स ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करना चाहते थे ताकि वो ट्रैप पूरा हो सके। इस मौके पर कप की पावर्स भी खत्म होने वाली थी, इसलिए कोई और ऑप्शन नहीं था रूलर्स के लिए और इस तरह अर्थ पे ब्लू गेट्स अपीयर हुए। अब बेसिकली शैडो मोनार्क और मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन यूं ही अपने पावर्स किसी ह्यूमन वेसल्स में ट्रांसफर नहीं कर सकते थे क्योंकि ह्यूमन बॉडी इतनी वीक थी, उनके बॉडी काइंड ऑफ फट जाती क्योंकि उस ह्यूमन को इतने ताकतवर होना चाहिए कि वो पावर को बर्दाश्त कर सके। अब इस मौके पर किंग के अंडर जो काम कर रहा था आर्किटेक्ट, वो एक सिस्टम का प्रपोजल ले आता है शैडो मोनार्क के पास। कौन सा सिस्टम? द कार्टन टेम्पल वाला, जिसके बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में समझाया है। नहीं देखी तो इसको बाद में डायरेक्ट देख लेना ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। अब भाई आर्किटेक्ट को स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए था, लेकिन मोनार्क को कोई ऐसा चाहिए था कि जिसने मौत को बहुत करीब से देखा हो और इसी तरह जिन्वू सेलेक्ट हुआ फॉर द शैडो मोनार्क। अब इसके बाद आगे क्या? जिन्वू लेवल अप होता गया और धीरे धीरे शैडो मोनार्क्स की पावर मिलती गई उसे बाय लेवल और इसके बाद क्या हुआ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में। तो अगर आप जानने के लिए एक्साइटेड हो तो सिंपली इस वीडियो को लाइक कर दो वाली वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए DK एक्सप्लेन।